हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 65। इससे पहले ऑलरेडी हमने 64 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना। सवाल है, वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना। इंदौर, उदयपुर, जयपुर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, ये सवाल करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि भूगोल से कह सकते हैं या पर्यावरण से कह सकते हैं कि संबंधित है, इसीलिए इस सवाल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। इंदौर भी सही है और उदयपुर ये भी सही है। ध्यान रखना है, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, विश्व के 31 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, वेटलैंड सिटी मान्यता की जो शुरुआत हुई थी ये 2015 से शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना है, रामसर कन्वेंशन के तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इन दोनों को कब दिया गया था मान्यता, तो ध्यान रखना है 24 जनवरी 2025 को। ठीक है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सवाल है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इससे अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लवणीय जल मगरमच्छों की कुल संख्या बढ़ करके 1826 हो गई है। जनवरी 2025 में यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो ये भी एक तरह से करंट अफेयर्स का ही सवाल है, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अपने मैंग्रोव वनों के लिए ये प्रसिद्ध है। यह खारे पानी के मगरमच्छों का घर है। ठीक है, यह खारे पानी के मगरमच्छों का घर है भितरकनिका। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लवणीय जल मगरमच्छों की कुल संख्या बढ़ करके 1826 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि धनौरी जलाशय किस राज्य में स्थित है। धनौरी जलाशय किस राज्य में स्थित है। मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, धनौरी जलाशय उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अभी हाल ही में देखेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने देखेंगे कि धनौरी जलाशय को वेटलैंड घोषित करने में देरी करने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब मांगा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी कैसे लाइमलाइट में है, तो सवाल यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि धनौरी जलाशय ये यमुना बेसिन के भीतर में स्थित है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि धनौरी जलाशय सारस क्रेन, ठीक है, क्या सारस क्रेन के लिए ये प्रसिद्ध है, या सारस क्रेन पक्षी के लिए जाना जाता है। ठीक है, सारस क्रेन पक्षी के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी NGT ने इसे यहाँ पे जवाब मांगा है कि आखिर आप इसे वेटलैंड घोषित करने में देरी क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, इसलिए हो सकता है यहाँ से सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है ज्योग्राफी में ना बने, भूगोल में ना बने, तो हो सकता है कि सामान्य अध्ययन में पूछ ले। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल छपेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में पश्मीना प्रमुख रूप से कहाँ उत्पादित होती हैं। सवाल है, भारत में पश्मीना प्रमुख रूप से कहाँ उत्पादित होती हैं। उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन दोनों जगह पे देखेंगे कि भारत में पश्मीना प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा,
पश्मीना फाइबर का मुख्य स्रोत छांगरा या फिर पश्मीना बकरियां हैं। ठीक है, अर्थात पश्मीना जो फाइबर है कहाँ से प्राप्त होता है, ये पश्मीना बकरियां से प्राप्त होती हैं या फिर छांगरा से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि पहले पश्मीना महोत्सव अभी हाल में ही काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है यहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है, तो सवाल बन सकता है कि पहला पश्मीना महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये काठमांडू में आयोजित किया गया जो कि नेपाल में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। निजामाबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हल्दी को ही गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने कहा गोल्डन स्पाइस, मसालों का रानी हमने नहीं कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गोल्डन स्पाइस किसे कहा जाता है, तो हल्दी को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी ये तो ध्यान रखना ही आपको कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, निजामाबाद तेलंगाना में ये स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस सवाल को लेने का उद्देश्य ये है कि ये भी करंट अफेयर्स का एक तरीके से सवाल है, क्योंकि ये भी हाल में ही हल्दी बोर्ड बनाया गया है। जिस तरीके से अभी पिछला सेट हमने करवाया था कि मखाना बोर्ड कहाँ बनाया गया है, तो ये बिहार में बनाया गया है। उसी तरीके से ध्यान रखना है कि पहली बार राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का बनाया गया है ये, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं पल्ले गंगाधर रेड्डी को। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है, पल्ले गंगाधर रेड्डी को बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया है, तो पीयूष गोयल ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मखाना बोर्ड जिस तरह से बनाया गया है उसी तरीके से हल्दी बोर्ड भी बनाया गया है, ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो कंटिन्यू आप देख रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि करंट अफेयर्स से जो सवाल हैं बन रहे हैं वो भी आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, खास करके जो कि भूगोल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन आरक्षित यहाँ पे जैव होना चाहिए था, मंडल नहीं है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, जैव मंडल। ठीक है, बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन आरक्षित जैव मंडल नहीं है। नौकरेक संरक्षित जैव मंडल, मन्नार की खाड़ी संरक्षित जैव मंडल, या फिर नंदा देवी संरक्षित जैव मंडल, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, दिए गए ऑप्शन में सभी जैव मंडल ही हैं, आरक्षित हैं। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। दिए गए ऑप्शन में सभी आरक्षित जैव मंडल हैं। ठीक है, चाहे नौकरेक हो, चाहे मन्नार की खाड़ी हो, या फिर नंदा देवी हो। ठीक है, चलिए बाकी और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल, सुंदरबन राष्ट्रीय संरक्षित जैव मंडल, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नौकरेक, ये सभी जैव मंडल जो है ये आरक्षित जैव मंडल है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किसकी आबादी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सवाल है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किसकी आबादी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हाथी, हिरन, बाघ, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध है, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि उत्तराखंड में 3 अभ्यारण्य, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला, कोई ये तीनों को मिला करके एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र में बना दिया गया है, मिला दिया गया एक में, और इसे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला, इन तीनों को मिला करके एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, जिसे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बांदीपुर अभ्यारण्य के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था। बांदीपुर अभ्यारण्य के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1974, 1976, 1999, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बांदीपुर अभ्यारण्य के रूप में इसे 1974 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, और एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसे 1974 में से स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए
और हाँ, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कर्नाटक में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ना आपका, यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के ठीक पास में ही, निकट में ही है। ठीक है, आप देखेंगे मैप पर तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के निकट में ही देखिएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी अभयारण्य है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी अभयारण्य है? बांदीपुर, राजाजी, रंगनाथ तित्तू, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है दिए गए ऑप्शन में रंगनाथ तित्तू एक ये पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। बात करिए किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है रंगनाथ तित्तू। ठीक है, और एक ये पक्षी अभयारण्य है जो कर्नाटक में है। बाकी बांदीपुर तो कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है। ठीक है, राजाजी देखेंगे हाथियों के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है? घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य, पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य, या फिर किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है दिए गए ऑप्शन में किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य ये तेलंगाना में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें यहाँ पे घाट प्रभा के बारे में तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और पुलिकट तो आप लोग जान रहे होंगे कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ क्षेत्र लद्दाख कहाँ स्थित है? यहाँ पे ये आपका नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं है, ये लद्दाख। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। ठीक है, क्षेत्र कहाँ स्थित है ये आपको बतानी है। चलिए बताना है दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ क्षेत्र कहाँ स्थित है? लेह में, सिक्किम में, गिलगित में, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है द्रास है ना, द्रास जो कि लेह में है। लेह के कारगिल जिले का एक शहर है ये द्रास, जहाँ पे देखेंगे ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन लद्दाख, ये लेह। ठीक है, लेह याद रखनी है। ठीक है, तो मिस टाइपिंग था यहाँ पे एक्चुअली में। तो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है? द्रास है, जो कि कहाँ है? लेह में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित स्थानों के समूह में से किसमें दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? बताना है भारत में निम्नलिखित स्थानों के समूह में से किसमें दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझाने का हम प्रयास करें, जैसे राजस्थान में देखेंगे तो दिन का टेम्परेचर वहाँ देखेंगे कि 40-45 के पास चला जाता है, जबकि रात का तापमान भी देखेंगे गिर करके 3-4-5 डिग्री पर पहुँच जाता है। कहीं तो माइनस में भी चला जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि दिन रात में अंतर देखेंगे तापमान में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये है कि किस स्थान में आपको दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर दिखेगा? भोपाल और इंदौर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, जयपुर और जैसलमेर। तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ध्यान रखना है बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके पीछे रीजन क्या है आइए समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना है चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, यह शहर तट के किनारे स्थित है। ये जो शहर है दोनों, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ये शहर देखेंगे कि तट के किनारे, समुद्र के किनारे बिल्कुल स्थित हैं, जो समुद्र के प्रभाव के कारण उनके तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, यह घटना पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण होती हैं, जो भूमि की तुलना में अधिक धीरे धीरे गर्मी को अवशोषित और छोड़ती हैं। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है? यही है कि यह घटना पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण होती है, जो कि भूमि की तुलना में देखेंगे कि अधिक धीरे धीरे गर्मी को अवशोषित भी करती हैं और बहुत धीरे धीरे इसको छोड़ती भी हैं। लेकिन देखेंगे भूमि क्या करता है कि बहुत जल्दी अवशोषित करता है और बहुत जल्दी छोड़ भी देता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। बहुत धीरे धीरे अवशोषित भी करती हैं और बहुत धीरे धीरे रिलीज भी करती हैं, जिसकी वजह से देखेंगे कि तटीय क्षेत्र के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो
समान होता है, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मार्च से अप्रैल तक होने वाली बारिश या पूर्व मानसून वर्षा को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? मार्च से अप्रैल तक के बारिश या फिर पूर्व मानसून वर्षा को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, मैंगो शावर, कॉफी शावर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा काल बैसाखी। ठीक है, सही आंसर है काल बैसाखी। यहाँ पे देखेंगे मार्च से अप्रैल तक होने वाली बारिश को या फिर पूर्व मानसून वर्षा, मानसून से ठीक पहले जो वर्षा होती है पश्चिम बंगाल से काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, और इसे काल बैसाखी क्यों कहते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मार्च से अप्रैल तक होने वाली बारिश या पूर्व मानसून वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी या फिर केरल में कॉफी शावर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में से हम क्या कह रहे हैं, काल बैसाखी, जबकि केरल में से कहा जाता है कॉफी शावर। ठीक है, काल बैसाखी हवाएं बिहार और झारखंड क्षेत्र से निकलती हैं और पूरब की ओर बढ़ती हैं और पश्चिम बंगाल और असम से टकराती हैं। इन ऊंचे क्षेत्रों में नम हवा के आगमन के समय उच्च तापमान के बीच ये अत्यंत विनाशकारी गरज के साथ आते हैं। ठीक है, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, इन ऊंचे क्षेत्रों में नम हवा के आगमन के समय उच्च तापमान के बीच ये अत्यंत विनाशकारी गरज के साथ आते हैं, इसलिए से देखेंगे काल बैसाखी कहते हैं। और देखिएगा, काल बैसाखी हवाएं बिहार और झारखंड क्षेत्र से निकलती हैं, पूरब की ओर बढ़ती हैं और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से ये टकराती हैं। काल बैसाखी हवाएं बिजली, गरज, ओलावृष्टि और वर्षा के रूप में विनाश लाती हैं, इसलिए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एशिया की दूसरी सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा है? एशिया की दूसरी सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सी है? डल झील, वुलर झील, चिल्का झील, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, वुलर झील। वुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि यह लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैली हुई है, जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि यह झील बारामूला रोड के पास संग्राम में सोपुर और बानीपुर शहरों के बीच में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि वुलर झील के लिए पानी का जो मुख्य स्रोत है वो झेलम नदी है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि इस झील में इसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप है जिस द्वीप का नाम है जेना लैंक। क्या नाम है? जेना लैंक नाम है। ठीक है, तो चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, जितना डीपली नॉलेज रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो जेना लैंक देखेंगे कि इसी झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप स्थित है जिसे नाम है जेना लैंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मालाबार तट के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? सवाल है, मालाबार तट के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। मालाबार तट के अंतर्गत केरल को शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अब ये भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे कच्छ से ये शुरू होकर के ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ तक, ठीक है, इसे कहा जाता है काठियावाड़ तट। ठीक है, जबकि यहाँ देखेंगे यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे कहा जाता है कोकण तट। ठीक है, महाराष्ट्र से लेकर के ये गोवा, ठीक है, गोवा भी शामिल करेंगे और साथ में कर्नाटका, ये तीनों को क्या कहा जाता है? कोकण तट कहा जाता है। लेकिन अब देखेंगे आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा ये जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है ना, गोवा का जो गोवा है ना, मरमा गाँव, और ये कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट दिखेगा आपको, ये वाला क्षेत्र को कहा जाता है कन्नड़ तट। ठीक है, और इसके बाद फिर देखेंगे ये वाला जो पार्ट है पूरा केरल का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है मालाबार तट। क्लियर हो गया? ठीक है, और इस पूरे तट को यहाँ से देखेंगे, इस पूरा तट को क्या नाम है? पश्चिमी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट में सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। फिर से बात देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है काठियावाड़ तट। ठीक है, इस बार महाराष्ट्र से शुरू करके ये पूरा यहाँ कर्नाटक तक इसे कहा जाता है कोकण तट। दूसरी भाषा में ये भी हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक को कहा जाता है कोकण तट, और गोवा से लेकर के जो पूरा कर्नाटक वाला जो तटीय क्षेत्र से कहा जाता है कन्नड़ तट, और कर्नाटक का जो अंतिम छोर है वहाँ से लेकर के ये केरल का अंतिम तट कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, अगर आप आएंगे पूर्वी घाट की तरफ
तो ये वाला जो तट दिख रहा होगा इसे कहा जाता है कौन सा घाट, कोरोमंडल घाट। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ये जो आंध्र प्रदेश का जो तट है इसे कहा जाता है आंध्रा तट, और इसके ऊपर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इधर वाला को घाट को कहते हैं पूर्वी घाट, इधर वाला को कहते हैं पश्चिमी घाट, जहाँ पर ये दोनों इलाके मिलती हैं उसे कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अर्थात कह सकते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बालाघाट का पठार किस राज्य में स्थित है। सवाल है बालाघाट का पठार किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बालाघाट का पठार ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैप हाजिर है मेरे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ है आपका बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये बालाघाट है, ये यहाँ पे पठार है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ये अरावली का रेंज है। ठीक है, ये विंध्याचल है, कई बार हम अपने वीडियो में बताते हैं। ये सतपुड़ा है, इसी के बीच में देखेंगे कि यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है वाराणसी घाटी में। ठीक है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है उसको क्या बोलते हैं, धूपगढ़, जबकि विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी है सद्भावना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट आबू। ठीक है, मैकाल का रेंज का देखेंगे तो अमरकंटक है यहाँ पे। ठीक है, महादेव की ऊंची चोटी देखेंगे तो ये है पंचमढ़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे है नोकरेक जो कि मेघालय में है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए सवाल ले लेते हैं। सवाल है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। सवाल है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 28 जुलाई, 23 दिसंबर, 27 सितंबर, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई। ठीक है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती हैं। ताप्ती, महानदी, गोदावरी, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है जितनी भी नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। लगभग सभी जितनी भी नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो भी जितनी भी नदियाँ देखेंगे कि ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, लगभग सभी नदियाँ ज्वारनद मुख नदी बनाती हैं। ठीक है, ज्वारनद बनाती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ताप्ती नदी ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो ये ज्वारनद मुख बनाएगी। इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, महानदी और गोदावरी ये सभी नदियाँ देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगी, यहाँ पे ये दोनों डेल्टा बनाएंगी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, ए ऑप्शन ताप्ती नदी। ठीक है, जिसमें और भी देखेंगे तो महानदी भी है, ये माफ़ कीजिएगा नर्मदा नदी देखेंगे कि ये भी ज्वारनद मुख बनाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा गरम मसाले का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। सिंपल सवाल है, आई थिंक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर दे पाएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा गरम मसाले का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। मालाबार तट, डेक्कन ट्रैप, कोरोमंडल तट, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़े होंगे गरम मसाले के लिए कौन ज़्यादा फेमस है, कौन सा राज्य, केरल राज्य। और केरल देखेंगे किस में आता है, ये आता है मालाबार तट के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं। सवाल है दिल्ली और कोलकाता किस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं। NH1, NH19, NH6, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन NH19। ठीक है, इसे पहले NH2 के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, इसे NH2 के नाम से पहले जानते थे, अब इसे NH19 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के पास अनुमानित 5.5 मिलियन किलोमीटर लंबाई का दुनिया का ये सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान लंबाई देखा जाए तो लगभग 45,000 किलोमीटर प्लस है। ठीक है,
और ये भी ध्यान रख सकते हैं NH44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3700 किलोमीटर से अधिक दूरी को तय करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए NH1 के बारे में, ठीक है, तो NH1 के बारे में याद रखना है, दिल्ली से अमृतसर को ये जोड़ता है। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ पे मोटा मोटी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, दिल्ली को कोलकाता से NH19 जोड़ता है जो दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1454 किलोमीटर है। पूर्व में इसे NH2 के नाम से जाना जाता था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते थे, GT रोड जिसे कहते थे। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए इसे शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शायद बहुत पहले सब लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो कम से कम एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग कुछ नया दिखा इसमें, अगर इस वीडियो में इस जो कंटेंट तैयार किया गया है ना, तो इसमें कुछ नया चीज़ दिखा आप लोगों को, अगर दिखा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या वो आपको पसंद आया या नहीं आया, क्या कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि आप लोग जो कुछ देख रहे हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ नया चीज़, कोई नया लुक देखने को मिला है या नहीं, और क्या वो पसंद आया या नहीं, क्या वो आप लोग को थोड़ा सा अट्रैक्ट किया या नहीं किया, थोड़ा सा जरूर कमेंट कीजिएगा। खुशी महसूस होगी अगर आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे यस या नो में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।